जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 16 मार्च बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 2 महीने और 21 दिन बाकी है। मुद्दा है कल मंगलवार और आज बुधवार 2 दिन के करंट अफेयर्स में एग्जाम के लिए जानने के लायक चीज़ें क्या थी। पॉलिटी और उसमें भी सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के समाचार कुछ थे। सबसे पहले वो कर्नाटक की कॉलेजों में लड़कियों को यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहन सकती है कि नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसका जजमेंट दिया है। उसमें 4 जो बड़े मुद्दे हमें जानने हैं फॉर यूपीएससी मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तो कोर्ट ने अलग अलग 4 प्रश्नों पर क्या अपना फैसला सुनाया। सबसे पहला प्रश्न था कि हिजाब इज़ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इस्लाम अंडर आर्टिकल 25। ये संविधान का जो अनुच्छेद 25 है जिसमें ये धर्म स्वातंत्र्य की बात है, तो ये हिजाब पहनना वो धर्म का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस पर सरकार या कोई कॉलेज प्रशासन रोक नहीं लगा सकता। तो इस पर कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने ये पाया कि कुरान में ऐसा कहीं हम नहीं देख पाते कि जो हिजाब नहीं पहनेगा तो उसे मतलब वो एक प्रकार का पाप माना जाएगा, इसलिए हिजाब वो धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे आर्टिकल 25 वाले प्रोटेक्शन नहीं मिल सकते। दूसरा कोर्ट के सामने प्रश्न था कि जो सरकार केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय है वहाँ तो लड़कियों को यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने की छूट है, तो फिर वो आर्टिकल 14 और 15 के हिसाब से सरकार में वो सब सिटीजन को सब राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। तो अगर केंद्र की स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट है तो स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कूल कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट होनी चाहिए एज पर दिस आर्टिकल 14 एंड 15 ऑल सिटीजन इक्वालिटी। तो इस पर हाई कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह से अगर हम लोग स्कूल में बच्चों को हिजाब पहनने नहीं पहनने की सब अलाउंस दे देंगे, इट विल क्रिएट अ सोशल सेपरेटेडनेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। मतलब कुछ विद्यार्थी जो हिजाब पहन के आए, कुछ बिना हिजाब पहन के आए जो मुस्लिम ना हो, तो एज अ रिजल्ट वो सब गुटों में बंट जाएंगे। तो भेदभाव की भावना बढ़ेगी, जबकि स्कूल में सब बच्चों ने एक टाइप का यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट में वो अलाउड है उसके गवर्नमेंट स्कूल में, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल कॉलेज में अलाउ होना चाहिए, वो बात को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तीसरा प्रश्न कोर्ट के सामने था कि यह आर्टिकल 19 और उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, और आर्टिकल 21 उसमें वो लाइफ और प्राइवेसी, निजता का अधिकार, तो उस हिसाब से लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट होनी चाहिए यूनिफॉर्म के ऊपर। तो इस पर कोर्ट ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि ये जो स्कूल और प्रिजन यानी कारावास होते हैं, जेल, दे आर क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसिस, मतलब ये खास किस्म के सार्वजनिक स्थान है। तो वहाँ जो लोग रहते हैं दे कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट्स, उनके मतलब एकदम निरपेक्ष किस्म के सारे के सारे मौलिक अधिकार उसको नहीं मिल सकते। तो अगर प्रिजन का वार्डन, जेल का जो वार्डन है वो सब कैदियों को बोले तुमने ये यूनिफॉर्म पहनना है तो उन्होंने पहनना पड़ेगा, उसी तरह स्कूल का प्रिंसिपल बोले तुम सब ने ये यूनिफॉर्म पहनना है तो वो गणवेश सब बच्चों ने पहनना होगा। इसलिए ये दलील भी सरकार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी के हिसाब से भी हिजाब की स्कूल में अनुमति होनी चाहिए। और चौथा कोर्ट के सामने प्रश्न था कि ये जो कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे प्रशासकों ने इन लड़कियों को कॉलेज में आने से रोका क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था, तो उन सबको सजा हो। तो कोर्ट ने ये बात को भी रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मित्रों ये तो वर्डिक्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है और उसका मैंने सब डिटेल में जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो भी लिखे। ये सब मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ने नहीं बैठूंगा, वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये सारी लंबी चौड़ी नोट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा पूरे महीने का जब जमा होगा तो मैं एक पीडीएफ फाइल भी उसकी बना दूंगा। इसके अलावा और क्या मुद्दे चल रहे थे। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, उसमें पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा है कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाया जाए। यानी 15 मार्च को इस्लाम घृणा विरोधी दिवस के रूप में मनाने का पाकिस्तान का प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र में। भारत ने इस पर अपनी चिंता जताई है कि ऐसा तो हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लाम समेत सभी धर्मों के लोगों के साथ दूसरे देशों में कुछ ना कुछ घृणा और भेदभाव हो रहा है, तो क्या हर एक का अलग दिन की, ये दिन इस्लामोफोबिया का, ये दिन सिख फोबिया का, ये दिन हिंदू फोबिया का, ऐसा अगर हर एक दिवस एक एक धर्म की घृणा के विरोध में मनाया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन का जो काम है उसकी जगह ये सारे जो मेंबर है वो धर्म के हिसाब से छोटे छोटे गुटों में बंट जाएंगे।
कि ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ये वाले इस धर्म को सपोर्ट करते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने टोटली रिलीजियस फोबिया या एंटी माइनॉरिटीज़ या ऐसा कुछ एक ही दिवस मनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक दिन अलग अलग बनाया जाए अलग अलग धर्म के लिए। तीसरा कुछ मुद्दा चल रहा है पॉलिटी, और उसमें मेंस पेपर 2 में आप जानते हैं कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक कंसेप्ट है ब्लड मनी। ब्लड मनी मतलब आपने किसी की हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, और फिर उसकी फैमिली वालों को पैसा दे दो, वो लोग आपको माफ़ कर दे तो कोर्ट भी आपको छोड़ दे। ऐसा पाकिस्तान, यमन जैसे कुछ देशों में अलाउड है। अब ये चर्चा में क्यों आया? मित्रों, एक केरला की नर्स थी जो यमन में गई थी, और यमन में उसे क्लिनिक शुरू करने के लिए यमन के एक बिजनेसमैन ने कुछ मदद की। लेकिन उसके बदले में ये यमन का बिजनेसमैन इस केरला की नर्स का पासपोर्ट छीन लेता है ताकि वो घर वापस नहीं जा सके, और फिर उसका सेक्सुअल और फाइनेंशियल हैरेसमेंट शुरू करता है। अब ये नर्स को अपना पासपोर्ट वापस चाहिए था घर लौटने के लिए, तो उसने इस बिजनेसमैन को सेडेटिव्स मतलब नींद का इंजेक्शन दे दिया, और उसको लगा कि ये सो रहा होगा तब मैं उसके घर से वो सब पासपोर्ट निकालूंगी। लेकिन किसी कारण से वो डोज ज़्यादा हो गया या कुछ रिएक्शन आ गया, ये बिजनेसमैन मर गया। अब जो बिजनेसमैन मर गया तो ये नर्स घबरा गई और अपनी दूसरी जो महिला नर्स सहेलियाँ होंगी उसको बुला लाई। उन लोगों ने ऐसी सलाह दी कि इसके हाथ पैर काट के इसको नदी में फेंक देते हैं, वरना ये पकड़े गए हमें तो बहुत सज़ा होगी। तो ये सब किया, लेकिन अंत में वो पकड़े गए और यमन की कोर्ट ने इस इंडिया की नर्स को डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड दिया है। अब ये तो केस हो गया। अब आगे क्या? आगे मामला ये है कि ये नर्स की जो फैमिली इंडिया में रहती है, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन डाली कि हमारी मदद कीजिए। तो भारत सरकार ने कहा है कि हाँ हम मदद करेंगे। अब मदद करेंगे उसमें ये ऐसा है कि ये जो फैमिली है वो ये यमन के बिजनेसमैन की फैमिली को मिले कि हमारी बेटी ने आपके बेटे की हत्या की थी, लेकिन हम आपको ब्लड मनी देने को तैयार है, पैसा देंगे, आप उसको माफ़ कर दो और ये केस ख़त्म हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान, यमन में ऐसा ब्लड मनी सिस्टम अलाउड है, भारत में ऐसा अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस फैमिली की ऐसी मदद करने को कोर्ट को आश्वस्त किया है कि हाँ हम इसको मदद करेंगे। एक आध लॉयर और कुछ उसको ये यमन भेजने की और कांटेक्ट कराने की कोशिश करेंगे ताकि ये लोग ब्लड मनी देकर मामला ख़त्म कर सके। गौर करने की बात है कि अपने सिटीजन को बचाने के लिए इस लेवल का सब करना, वो एथिकल की नहीं, ब्लड मनी देना एथिकल की नहीं वगैरह, वो एक पूरा अलग मामला चल जाता है। और दूसरा, आपको याद हो तो काफ़ी टाइम पहले के हेनरी का लेक्सी केस हुआ था। वो बात ऐसी थी कि इटाली के 2 मरीन कमांडो, उन्होंने केरला के 2 मछुआरों को गोली मार दी। उनको ऐसा लगा ये कि शिप पायरेसी करने के लिए, हमारा जहाज लूटने के लिए ये लोग अपनी बोट लेके आ रहे हैं, और उन दोनों मरीन्स को भारत सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन फिर इटालियन सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उन लोगों को वो वापस ले गए। तो शायद भारत भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है। ये एक बात हुई। फिर आगे कुछ दूसरे भी मामले थे लेकिन वो इतने काम के नहीं। एक मीडिया वन नाम की कोई केरला की टीवी चैनल है, अब वो सब कुछ ऐसी गलत न्यूज़ दिखा रहा है, ऐसा बोल के केंद्र सरकार ने उसको बैन किया वगैरह। वो सब एक एक चीज़ इतनी काम की नहीं, बहुत ज़ोरदार, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए। केरला में हमने देखा था जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को 2 साल के लिए स्टाफ में नौकरी देते हैं और फिर उसको आजीवन पेंशन सरकारी पैसों से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट आनी बाकी है, तो आएगी तब देखेंगे। कोरोना में आप जानते हैं एक्स ग्राशिया, मतलब जो कोरोना के दौरान लोग मर गए उनकी फैमिली को करीब 50,000 रुपये या इतना दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन पता चला कि कुछ लोग फ्रॉड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कोरोना में न मरा हो या जीवित हो या कुछ भी करके पैसा लोग गबन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी से इसकी तहकीकात करवाएंगे, लेकिन वो भी कुछ फाइनल आए तो देखेंगे। न्यूज़पेपर कॉलम में ईपीएफओ के ब्याज दर कम हो रहे हैं, वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने कोलकाता में काफ़े शुरू किया है ताकि ये जो इंस्टाग्राम टाइप की जनता है वो भी काफ़े में फ़ोटो खिंचवाने के नाम पे आए और कुछ इंडिया पोस्ट का स्टैंप वगैरह खरीद के जाए। ये कुछ खास काम का नहीं। पराग स्प्रिंग की विंटर, वो सब एक कॉलमनिस्ट है योगेंद्र अलग, वो सब हमारे ज़माने में 60 में हमने ऐसा किया था वैसा किया टाइप की चीज़, लेकिन उतनी कुछ काम की मुझे लगी नहीं। राजा मोहन ने भी कॉलम लिखा था ये सब यूक्रेन और इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन नया कुछ नहीं। खैर अब उसमें उसकी भी गलती नहीं, रोज़ तो वो कौन सा नया लेके आए जब वही सब बातें हम पहले ही पढ़ चुके। यूक्रेन का ही नाम लिया है तो उसके ये प्रेसिडेंट
जेलेंस्की ने बयान दिया है कि यूक्रेन रियलाइजेस इट कैन नॉट ज्वाइन नेटो। हमें समझ में आ गया है कि हम नाटो की सदस्यता नहीं ले सकते। और आप सब जानते होंगे कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया, क्योंकि रशिया चाहता है कि ये यूक्रेन और नाटो वाले स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि हम इसको मेंबर नाटो का नहीं बनाएंगे। तो बात ये हुई कि भाई ये जो अमेरिका और यूरोप के कंधों पर इतने हवा में उड़ रहे थे, तो क्यों अब आपको पता चल गया। तो पहले से नहीं मान लेते तो इतना ही सब लड़ाई नहीं होती। एनीवेज, यहाँ पर हमें समझना क्या है, एथिक्स और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो बात सही है, लेकिन वो दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपके साथ खड़ा रहे। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर ऑफ नो यूज़। ये अमेरिका और यूरोप बोलते थे कि मदद करेंगे, लेकिन वास्तव में कुछ मदद खास की नहीं। अब वो स्विफ्ट पे बैन लगा दिया और ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दी, लेकिन उससे रशिया के हौसले कुछ खास कम नहीं हुए हैं। दूसरा, थॉमस जेफरसन, जिन्होंने ये अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने में और उसके बाद उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने में मदद की थी। हाँ, तो थॉमस जेफरसन ने कहा था, डिपेंडेंस बिगेट्स सबसर्वियंस एंड विनालिटी। विनालिटी यानी करप्शन। उसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आदमी में निर्भरता आती है, डिपेंडेंस पहले आता है, और उसके बाद अधीनता यानी गुलामी आती है। पहले आप किसी पर निर्भर रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आप इतने निर्भर हो गए कि आप गुलामी बन गए, और उसमें सद्गुणों का नाश होता है, भ्रष्टाचार, दुराचार और शोषण का उद्भव होता है। ये जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सब लालच दे रहे थे, तो उनके अपने स्वार्थ थे उन सब में कि रशिया को दबाना है, लेकिन इस चक्कर में ये भाई साहब सब समझ नहीं पाए और एक प्यादा बन के रह गए। अब उसको समझ में आ रहा है कि नाटो की मेंबरशिप तो मिलने वाली है नहीं, और फिर अब अमेरिका और यूक्रेन से, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से कम मदद मिल रही, तो जेलेंस्की कनाडा को कह रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। एनीवेज, तो इसमें हांगकांग में भी वो जो डेमोक्रेसी के आंदोलनकारी है उनको भी याद रखना चाहिए कि चीन के खिलाफ लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप ऐसा ना करे जो यूक्रेन के साथ हुआ है। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज थी, इस्लामिक स्टेट कंटिन्यूज टू बी अ फॉर्मिडेबल थ्रेट। अब वो वही सब पुराने मुद्दे चल रहे हैं, कुछ बड़ा होगा तो हम देखेंगे। इकोनॉमी में कुछ खास नहीं था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वैसे तो उसकी अपनी विधानसभा है, उसका अपना बजट वहाँ पेश हो, लेकिन विधानसभा में अभी इलेक्शन हुआ नहीं, तो केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्र की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर के बाजू में लद्दाख। लद्दाख के नेता ये चाहते हैं कि हमारी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा नहीं है। लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बिना विधानसभा वाली जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दीव दमन, तो वहाँ बजट का कामकाज सरकारी बाबू देखते हैं। ऑफकोर्स ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर सब ठीक करेगा, लेकिन नीचे इंप्लीमेंट करेगा कौन, तो वही सब लोग। तो असल में वो पूरा पैसा यूज़ ही नहीं करते, ज़्यादातर पैसा तो बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, क्योंकि उन बाबुओं को इतनी वो चिंता नहीं होती कि हमें कोई वो हमारा वोटर आके प्रश्न पूछेगा कि सड़क क्यों ख़राब है या ये हॉस्पिटल अच्छा क्यों नहीं है। तो लद्दाख को भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मिले तो अच्छे से काम सब हो पाएगा। फिर एक मामला चल रहा है ये ई गवर्नेंस। कर्नाटक में भूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे कि ये ज़मीन का ये मालिक है, उसको डिजिटाइज किया गया है, और ये तो सरकारी बाबू देख पाएंगे कि किसकी ज़मीन किसके नाम पे है। लेकिन अगर आम आदमी को भी देखना है कि मेरी ज़मीन मेरे नाम पे है या सरकारी रिकॉर्ड में किसी और के नाम पे है, तो कैसे पता चले, तो उसके लिए ये दिशांक नाम की ऐप बनाई गई है। तो वहाँ आप सब ये सर्वे नंबर डालोगे और आपको वो बता देगा कि इसका कौन मालिक है वगैरह। फिर कुछ मामला है स्पेशल सिचुएशन फंड। वो एक खास किस्म के फंड होते हैं जिसकी मदद से बैड लोन पेपर्स को खरीदा जाए, लेकिन वो सब टेक्निकल चीज़ें अपने लिए कुछ खास काम की नहीं। बैड लोन से कैसे लड़ा जाए वो सब हम ऑलरेडी काफ़ी सब माल जमा कर चुके हैं, हर टेक्निकल छोटी छोटी चीज़। और उस पर सेबी ने क्या बोला, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 में होंगे स्पेशल सिचुएशन फंड। सेकेंडरी मार्केट में बैड डेट सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में नहीं कर सकते। भाई कुछ काम का नहीं, इतना नीड नॉट वरी सो मच अबाउट सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फिर बात करें पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस, चिकित्सा उपकरण, एक्सरे मशीन, स्टेटोस्कोप वगैरह, वो कौन काम देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल।
जो हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे नहीं है वो केमिकल मिनिस्ट्री के नीचे होता है। तो केमिकल मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेकर आया ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस। उसमें क्या लिखा है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे भाई, लगाओ तुक्के क्या लिखा होगा। खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे। उसके लिए क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहन, तालीम, ट्रेनिंग देंगे, कर और सब्सिडी में राहत देंगे, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स रिबेट्स, सब्सिडी, कंसेशन। तो वही सब बातें होती है। हर पॉलिसी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ऐसी तो हर मेडिकल डिवाइस की है, फिर ये मोबाइल फ़ोन की कुछ होगी, फिर कुछ ये लैपटॉप सीपीयू की होगी, ये माइक्रोफोन की अलग पॉलिसी बने। तो हर एक की क्या बैठते रहेंगे आप। कोई बड़ी चीज़ हो जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस पॉलिसी, तो दिमाग खर्च करना चाहिए। श्रीलंका ने आईएमएफ से भीख मांगी है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो भारत के किसान गेहूं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर स्टार्टअप कंपनियों के बारे में अलग अलग नेगेटिव न्यूज़ कि ब्लिंकिट और जोमेटो मर्ज हुआ और सैलरी दिया कि नहीं, काम का नहीं। पेटीएम में क्या हो रहा है, काम का नहीं। साइंस एनवायरनमेंट में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन जो कि हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाई है, और वो भारत की सबसे पहली रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी टाइम की वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ। वो 15 साल से कम, वो 12-14 साल के बच्चों को दिया जाए, ऐसा कुछ चल रहा है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है, वेलाउदर, जो गुजरात में है। वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं, कृत्रिम तालाब, ताकि जो ये ब्लैक बक होते हैं हिरन, वो उसे पी सके। गर्मियाँ बढ़ रही। पर्सन इन न्यूज़ में कुछ ये बुक्स और ये सब जीपीएससी वगैरह की चीज़ देख लेना। हाँ, तो हमने अब तक कितना देख लिया, देखिए फरवरी का मंथली पीडीएफ हो गया। बाकी भी जितनी चीज़ें हैं वो अलग अलग टाइम पे मैंने वीडियो बनाकर कंप्लीट की है। मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन पे जब ठीक ठाक माल आ जाए तो बनाता हूँ। रोज़ वीडियो बनाने की कोई सेंस बनती नहीं। आज 2 दिन का करंट अफेयर्स हमने देखा, 15 और 16, और 2 दिन का मिला के भी ये मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो बन रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊँगा, गुरुवार को नहीं, प्रॉबेबली फ्राइडे या सैटरडे, वो डिपेंड करता है उतना माल हुआ है कि नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप भी ये सब पूरा दिन डेली करंट अफेयर्स की छाती पीटना, उसकी ज़रूरत नहीं। प्रीलिम को 2 महीने और 21 दिन बाकी हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो पढ़ाई है, रीडिंग, रिवीजन, इवन सी सेट पेपर 2, मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो सब पे आप दम लगाइए। सो आई एंड द वीडियो हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।